गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनास? हाँ, कैसे हो? आज काफी अच्छा दिन है। आज अपनी फिर से एक बार फिर से शुरुआत करते फिजिकल केमिस्ट्री की। हाँ, तो कैसे हो मेरे अर्जुनास? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया, शानदार। हाँ भाई। हाँ यार, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। कोशिश करेंगे तो हारेंगे तो नहीं, जीतेंगे पक्का। टेम्परेचर देखेंगे इसे। यस यस, मैं भी सबको गुरु पूर्णिमा की एज अ गुरु ज़्यादा, मतलब सही कम, गुरु पूर्णिमा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको एज अ टीचर ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, और छोटे भाई बहनों सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले 2025 नीट 2025 तक जाते जाते ये गुरु पूर्णिमा, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने आज मैसेज किया हुआ है कि सर हम इस कॉलेज में जा रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, या पिछले साल हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। एक लड़की का सुबह सुबह ही मैसेज था, बहुत सुंदर था, उसने मतलब अच्छा नोट लिख रखा था और कॉलेज के साथ सेल्फी डाल रखी थी। बोला था कि सर आपने बोला था ना कॉलेज के साथ सेल्फी भेजना, तो उसने भेज रखा था। 2 साल पहले किया हुआ प्रॉमिस आज पूरा हो रहा था। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अगले 2025 में कितने लोग ये प्रॉमिस पूरा करने वाले, लेकिन मुझे पता है इसमें से बहुत सारे बच्चे अब काफी कुछ सीख चुके, काफी कुछ जान चुके, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2 साल बाद 2025 की जो गुरु पूर्णिमा होगी उसमें हम लोग कॉलेज से जाके सेल्फी भेजने वाले हैं। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। प्रॉमिस ना? पक्का देख लो, अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि यस सर हम करने वाले हैं, हम सेल्फी भेजने वाले हैं आपको। और अपनी, हमारे लिए यही गुरुदक्षिणा है। मतलब सोचो, हम ऐसे लोग हैं साल भर मेहनत कर रहे हैं, एक मिठाई का डब्बा दे देता है, हम एक बार बैठ के सोचना शुरू करते हैं कि यार हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, तो चलो, हाँ इंशाल्लाह पक्का कामयाब होंगे और हम करेंगे ही करेंगे। सब लोग खुशी खुशी यस सर, प्रॉमिस। और मेरा तो, मैंने तो शायद डे 1 पे बोला था कि ये बैच रैंक 1 ला के देगा। बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है, तो प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करते। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ना, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, स्पैमर्स को भी दिक्कत आती है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाई करना। लेकिन हाँ यार, कोशिश करेंगे तो एक बार तो कोशिश बनती है अपनी तरफ से ना। ओके, चलो बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोगों के पास बहुत सारा अच्छा दिन है, बहुत अच्छी शुरुआत करनी है। और हम लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और इनऑर्गेनिक का 1 चैप्टर हो चुका है। मतलब केमिस्ट्री के टोटल 3 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है। रीजन कि उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं, जब आप पीरियोडिक पढ़ रहे होंगे तब भी मेरी याद आई होगी, और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे तो भी याद आएगी हमेशा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ना, ऑर्गेनिक कार्बन की कंपाउंड्स की कहानी है, तो ऑर्गेनिक कार्बन की कंपाउंड्स की कहानी होती है। इनऑर्गेनिक बाकी एलिमेंट्स की कहानी होती है। और इन दोनों को जो चला रहा होता है, इन दोनों के ऊपर जो रूल्स लगते हैं, वो किसकी कहानी होती है? वो फिजिकल केमिस्ट्री की कहानी होती है। तो हम लोग मिलजुल के और एक साथ देखेंगे, हर एक जगह आप एक दूसरे को बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ओके, श्योर हो? तो हाँ, अब हमारे पास 1 शॉर्ट वीडियो समरी लेक्चर्स भी आ चुके हैं। समरी लेक्चर्स आपका मूल कॉन्सेप्ट का लास्ट वीक जा चुका है, और इस वीक में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी आपको समरी लेक्चर मिल जाएगा। सब लोग समरी लेक्चर मिल जाएगा, समरी लेक्चर कर सकते हैं, समरी लेक्चर से रिवीजन कर सकते हैं, समरी लेक्चर से पढ़ नहीं सकते। समरी लेक्चर जिन लोगों ने देखा होगा उनको मजा आया होगा कि हाँ यार मैंने ये चीजें क्लास में करी है। क्लास के क्वेश्चंस या क्लास की कॉपी उठा के देखोगे तो आपको लगा होगा कि यार ये चीजें मैंने करी होंगे। ओके, तो समरी लेक्चर्स को यूज करो। दूसरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का समरी लेक्चर थर्सडे को आ जाएगा। वो मतलब वीक एक वीक में एक जा रहा है, तो उस तरह से आ जाएगा। ओके, हाँ भाई, तो चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पुराने चैप्टर्स में से क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। इसकी टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में जो होगा वो इसी चैप्टर में रहेगा, और यहीं पे ये चैप्टर करते जाएंगे। बस जो कराया जाए, बस एक ही दिक्कत है, हम लोग क्या करते हैं जब चैप्टर शुरुआत होती है, तो जैसे आज का दिन होगा, बहुत बेसिक सा दिन होगा, लेकिन हाँ आज के दिन को रिवाइज करके नहीं आओगे तो अगले दिन प्रॉब्लम आएगी, उसके अगले दिन उसको रिवाइज करके नहीं आओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तुम्हें भी पता चल रहा होगा कि यार यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये 10th क्लास नहीं है, 9th क्लास नहीं है, यहां चाहिए कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के लिए भैया बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, शुरुआत करेंगे। कुछ लोग बोल रहे सर ये डिलीटेड चैप्टर है, मैं आप ही का वेट कर रहा था, मुझे लगा कि
आपने कैसे नहीं जवाब पूछा। ये डिलीटेड चैप्टर है एनसीईआरटी से, आपके स्कूल के एग्जाम से डिलीटेड है, तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि इस चैप्टर को आपको ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग में नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, स्कूल वालों को खुश करने की ज़रूरत नहीं। इस चैप्टर में आप चाहें तो यहाँ पे नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए चैप्टर पढ़ना है और इसी के लिए चैप्टर पढ़ना है। आपको यहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को सीखना है, उसको करना है, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपके स्कूल एग्जाम से रिलेटेड है, बट हम यहाँ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, ये भूलो मत, बार बार याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एग्जाम भले ही 2 साल बाद आता है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स में करना होता है। बैकलॉग बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बेटा बैकलॉग के लिए आपको पहले से बोला जा रहा है, आप बार बार नोट्स को कम से कम करो, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोग स्कूल के साथ साथ मतलब कहीं और भी जा रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए टाइम कम मिलता है। और यहाँ पे वर्क करता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों ऑब्वियस जरूरी है। हार्ड वर्क कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, डीपी सॉल्व कीजिए, बट स्मार्ट वर्क क्या होता है कि जहाँ पे जो टाइम सेव हो सकता है वहाँ टाइम सेव कर लीजिए। ओके, तो ट्राई कीजिए। चलो अब देखो, शुरू करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का डीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा जल्दी, एक्चुअली वो एक साथ ही अपलोड होगा, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी टाइम लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, तो आज हमारे पास बहुत सी बेसिक सी चीजें रिवाइज कराऊंगा जो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट का एक टाइप से बोल सकते हैं कंटिन्यूएशन पार्ट है। जो जो चीजें यहाँ यूज होंगी उसको हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर, और अपनी शुरुआत करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का ये चैप्टर, जिससे मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा। और इस चैप्टर के फिनिश करते करते, ये देख लो बेटा, इस चैप्टर के फिनिश करते करते मूल कॉन्सेप्ट एक टाइप से रिवाइज हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 3 चैप्टर का एक ग्रुप बना देता हूं। जब भी आपको लगे कि 11th क्लास में आपको याद करना है या चीजें रिवाइज करनी है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 3 चैप्टर मिला के बेटा, आप सबको मैं प्रूफ भी दे चुका हूं। नीट 2023 का पेपर प्लस आपको तो 2 पेपर चेक करवा दिया है मैंने। ये चीजें ये ध्यान रखिएगा, नीट 2023 से नीट 2025 में ये 3 चैप्टर जो आपके लाइफ में अभी करा रहा हूं, अभी स्टार्ट करने वाला हूं, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 4 क्वेश्चंस मिनिमम रहेंगे, 4 क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन। तो ट्राई करना कि भाई अब इसको लाइटली मत लेना, चीजों को जितना ज्यादा हो सकता है अच्छे से कोशिश करना, बिकॉज ये आज बता रहा हूं कि कम से कम 4 क्वेश्चन, 2025 की बात आज बता रहा हूं। कभी कोई होता है, आदमी लगता है ये टीचर पता नहीं क्या बोल रहा है, भाई पता चलेगा जब 2025 में बैठोगे। बेटर है कि इसको अभी से अभी करना शुरू करो। ओके, चलो भाई, तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी सारी कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी। हमारी सारी कहानी स्टार्ट हुई थी बेटा, हमने स्टार्ट किया था जब केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो हमने सारी कहानी स्टार्ट करी थी मैटर से। आज ये चैप्टर फिर से वहीं से आ रहेगा और आज फिर से वही सब बातें करेंगे। हम सब लोग मैटर को जानते हैं कि मैटर क्या होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है और जिसके पास मास होता है। थोड़ा सा फटाफट देखो ये चैप्टर कैसे लिंक्ड है, आपको पीछे कुछ बातें याद दिलाई जाएंगे, तो उसको याद करते जाना, ठीक है ना। देखना अपने पास, सर मैटर क्या होता है, जिसके पास भी आपने पढ़ा था मैटर क्या होता है, जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस हो, उसी को मैटर बोलते हैं। और मैटर का क्लासिफिकेशन हम सबने कर रखा था कि फिजिकल बिहेवियर पे जो क्लासिफिकेशन होती है, फिजिकल स्टेट पे जो क्लासिफिकेशन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बारे में मूल कॉन्सेप्ट में, इसके बारे में हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। मूल कॉन्सेप्ट में हम सबने एटम्स और मॉलिक्यूल्स देख लिया है, मूल कॉन्सेप्ट में हम सब ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स देख लिया है। अब हमारी जिंदगी में क्या बचा है, अब हमारी लाइफ में ये बचा है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर इनके बारे में पढ़ना, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा होगा। लिखने की जरूरत ये नहीं है, इस चैप्टर में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने के लिए। ये वाली चीजें आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लिख चुके हो बेटा, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपके पास पीडीएफ में, टेलीग्राम पे, यहाँ इसमें ऐप में सब जगह शेयर हो जाता है, पीडीएफ सेव करते जाओ। ये चैप्टर डिलीटेड है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था, मुझे ये बोला गया, चलो भाई, मुझे ये बोला गया कि सर मैटर क्या है, जिसके पास स्पेस है, जिसके पास वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, उसी को मैटर बोलेंगे। और मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे 3 पार्ट में, फिजिकल बिहेवियर पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी मैटर को कैसे, कब सॉलिड बोलते हैं, कब लिक्विड बोलते हैं, कब गैस बोलते हैं, अभी तक सब लोग 9th क्लास की डेफिनेशन। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे लिए सॉलिड क्या है, तुम्हारे लिए सॉलिड क्या है, तुम्हारे लिए लिक्विड क्या है, तुम्हारे लिए गैस क्या है, तुम सब लोग 9th क्लास की डेफिनेशन सोचना शुरू कर सकते हो। सोचोगे क्या कि अच्छा सॉलिड मतलब क्या होता है, जिसका फिक्स्ड मास होता था, फिक्स्ड वॉल्यूम होता था, फिक्स्ड शेप होता था, फिक्स्ड अपने पास, ऐसे ही सोचते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है।
देखो 9 तक सोचना चलेगा, लेकिन अब तुम 11th में आ चुके हो तो कुछ नई चीजें सीखनी है। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए याद रखना, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को अगर स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करता हूं तो स्टेट ऑफ मैटर जो डिफाइन होता है, स्टेट ऑफ मैटर इज डिफाइंड बाय 2 फैक्टर्स। किसी भी टाइप के स्टेट ऑफ मैटर को आप डिफाइन करना शुरू करोगे तो आप 2 तरीके से डिफाइन करोगे। कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहला फैक्टर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब सर सबसे पहला फैक्टर किसी स्टेट ऑफ मैटर को जब आप डिफाइन करने चलते हो, सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या लगेगा? बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड कीप द, या हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बदले क्या लिख सकते? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो उससे मिलके बने। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये लिखा जा सकता है एग्जाम हॉल में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर किसी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि सर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे और तुम्हारे बीच का ज्यादा है तो हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? साथ साथ पढ़ेंगे। तुम साथ साथ रहोगे मेरे कि हाँ यार ये सर साथ साथ करा रहे, मैं इनके साथ साथ सिलेबस करता चलूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जो पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे क्या होंगे? अट्रैक्टेड रहेंगे। हाँ यार सर के साथ साथ करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे सिलेबस करूंगा, मैं ऐसे चीजें करूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका हाई है, इसका मतलब आपके बीच में आपके मॉलिक्यूल्स क्या है? ध्यान से देख लेना। अगर मैं बोलता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका हाई है, IMF अगर आपका हाई है, इसका मतलब क्या होगा? सर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। या फिर हम लोग इसी को बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? लो होगा। अगर आपके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा आपका? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई हुआ मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? क्लोज। अच्छा, किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई हुआ मतलब इसके बीच में अट्रैक्शन हाई हुआ। याद रखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेटा ध्यान से सुनना अपने पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब बार बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ा सा नहीं लिखूंगा तो याद रखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डज नॉट मीन सर इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ये अलग है बॉन्ड। ये अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड किसके बीच में लगता है? याद करो 2 एटम्स के बीच में लगेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड किसमें होता है? 2 आयंस के बीच में, Na+Cl- इनके बीच में लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इसको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से मत रिलेट कर देना। पता चला तुम सॉलिड के अंदर खोज रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, तुम ये जानना कि भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। अगर ये वर्ड यूज किया जा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वो पास पास होंगे, उनका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, दूसरा सर ये तो हमें 9th से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा ये चीज मुझे ही पता है कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक्चुअली इसका जो सेकंड फैक्टर है ना, जो सेकंड फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। प्लीज बेटा अब यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आप सबको
जो स्पैमर्स हैं उनके लिए चैट सेक्शन बंद कर रखा गया है। स्पैमर्स के लिए हमने पूरा एक प्लान बना के, मतलब जो हमारी डिस्कशन है उसमें पूरा एक प्लान बना के हमने ऋतिक सर की वीडियोस डाल दी है बेटा। आप वहां पे जाके सबकी इंस्टा आईडी मांग सकते हो, सबके नंबर मांग सकते हो, खुल के चैट कर सकते हो। वो 24/7 ओपन है वो चैट। यहाँ पे क्या लाइव क्लास में कम हो पाएगा, थोड़ा पढ़ने वाले लोग हैं, तो जो लोग वेट कर रहे होंगे कि अरे सर चैटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, स्पैमर्स के लिए खासकर दुखी भरा संदेश ये है, दुखी भरी न्यूज ये है कि भैया आपके लिए स्पैमिंग करने के लिए हमने डाल दिया है लेक्चर्स। ऋतिक सर का लेक्चर पढ़ा होगा, आप वहां जाके एक तो पढ़ सकते हैं अगर मेरे से ना समझ में आए तो, और दूसरा वहां पे आप आराम से इंस्टा आईडी और आराम से 24/7 जब भी चाहे चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को दुख लग रहा हो, कोई अंदर ही अंदर रो रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे एज ए गुरु सॉरी मांगता हूं, आप स्पैमिंग नहीं कर पा रहे, आपके लिए ही हमने चैट ऑफ कर रखा है। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही अच्छी टॉपिक्स आएंगे, मैं आपसे हाँ या ना करवाने के लिए चैट ओपन करा दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो सर चैट क्यों नहीं ओपन हो रहा, तो वेट मत करो। हम जब जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमें लगेगा आपसे सजेशन लेना है, आपसे पूछना है या आपको कुछ बताना है, तो ही ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास में ये रूल्स चलेंगे। चलो, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे थे। थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी बेटा सिंपल सा, एक बात बताओ, तुम खुद की सोचो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आपको पास पास रख रहा है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं अगर मोशन नहीं करता हूं, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा तो फिजिक्स पढ़ ही चुके हो, अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा क्या? धीरे धीरे कूल हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर सोया भी रहूंगा ना तो भी कम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ना, मैं अगर खड़ा भी हूं ना तो भी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरा किडनी काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से काम हो रहा है, मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं, मेरा बॉडी का हर एक पार्टिकल कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है, वो हमें पता नहीं चल रहा। अगर मैं ऐसे करके खड़ा भी हो जाऊंगा ना तो भी मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, मेरी आई चल रही है, मेरा कुछ ना कुछ थर्मल मोशन हो रहा है। मोशन याद रखना, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। देखना दोनों में डिफरेंस है। कोई पूछे कि सर मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ूंगा, अगर मैं दौड़ूंगा तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। मैं काइनेटिक एनर्जी खुद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं शांति से बैठ गया तो भी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, सांस ले रहा हूं, लंग्स काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, मतलब स्टमक में पैंक्रियाज काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड रहता है कि सर वो कहीं भी चले जाओगे 37 ही रहेगा। वो अपने आप को, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। थर्मल एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी ड्यू टू, याद रखना अपने पास, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ, energy due to motion of its constituent particles, motion of constituent particles constituent particles in the body। मतलब आप खुद सोचो, आपके पास जो आपके पार्टिकल्स हैं, आपके अंदर के पार्टिकल्स अपने आप में मोशन कर रहे हैं, मतलब थर्मल एनर्जी इज नथिंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एवरेज। अब याद रखना, इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते। किसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे? सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आपकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस है सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिजिक्स पढ़ रहे हो आप सब लोग, 1 मिनट ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी कंफ्यूज मत होना। मान लो ये बंदा है, इसके मास m है, अगर v वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, दौड़ेगा, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितनी आती है? 12 mv² आती है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी हटा दो, वेलोसिटी हटा दो, काइनेटिक एनर्जी की बात मत करो। यहां पे ये बंदा बस खड़ा है तो भी इसके अंदर क्या होगा? इसके बॉडी के पार्टिकल्स इधर से इधर, बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारा ब्लड है, हमारे सेल्स में कोई एक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी हो रही होगी, और उस एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं? उस एनर्जी को क्या बोल देते हैं? थर्मल एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोल देते हैं? थर्मल एनर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं? थर्मल एनर्जी। सर एक बात बताओगे, थर्मल एनर्जी, अगर आपके पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है, अगर आपके पार्टिकल्स का थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल्स दूर रहेंगे या पास रहेंगे? पार्टिकल्स दूर रहेंगे या पास रहेंगे? पहले सोच लो, थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा है, थर्मल एनर्जी क्या करता है? कीप्स द पार्टिकल्स, कीप्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, या फिर अलग अलग, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपार्ट। मतलब ये टुगेदर नहीं रखता, ये दूर दूर करने की कोशिश करेगा, ये दूर दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो मतलब अंदर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? तेजी से मूव कर रहे हैं, और तेजी से मूव करेंगे, पार्टिकल्स अगर मूव करेंगे तो अपने आप से क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी क्या करता है? पार्टिकल्स को दूर दूर रखता है। थर्मल एनर्जी का तुम खुद सोचो। चलो अब आंसर बताओ। चलो भाई चैट ऑन कर रहा हूं,
मुझे बस ये बताना गैस, लिक्विड और सॉलिड में, गैस, लिक्विड और सॉलिड में किसकी थर्मल एनर्जी, बेटा पढ़ने वाले प्लीज अपना चैट ऑन करना है, कमेंट करना है और शांति से उसको बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग और लोग भी आए हुए हैं आपकी लाइफ में। चैट ऑन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, थर्मल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, गैस, सॉलिड, लिक्विड, किसका हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, किसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, किसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। क्या बात है यार, गुड, वेरी गुड। किसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, किसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, गैस के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। तो याद रखो ये क्या कहलाएगा, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है, गैस के पार्टिकल्स का ज्यादा होगा एज। पर ये रटना थोड़ी ना है भाई, इसको तो सिंपल सा अपने दिमाग में बिठा ले कि सबसे ज्यादा मोशन में कौन रहेगा, गैस रहेगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड कर ले भाई, इसको रटना थोड़ी ना है। अब एक बात बता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका हाई है, चलो जल्दी से जल्दी आंसर बताना। अगर मैं बोलता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर बताओ, अगर मैं बोलता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, चैट सेक्शन तुम्हारे लिए बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका हाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका हाई होगा, सर यहां पे सॉलिड का हाई होगा, फिर किसका होगा, लिक्विड का, और फिर किसका होगा, गैस का। सॉलिड का हाई होगा, फिर किसका होगा, लिक्विड का, फिर किसका होगा, गैस का। ध्यान से सुन लो, सॉलिड का हाई होगा, फिर लिक्विड का, फिर किसका हो जाएगा, गैस का। तो ये याद रखना है, स्टेट ऑफ मैटर में, स्टेट ऑफ मैटर में कभी भी किसी स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करना है, उसके लिए दो फैक्टर्स चाहिए। कौन कौन से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक बंदा साथ रखने की कोशिश कर रहा है और एक बंदा दूर रखने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों को अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ही हमारा स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन हो पाएगा। इन्हीं दो चीजों के बीच में हमारा स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन हो पाता है। तो याद रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बात करेंगे। अगर मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, थर्मल एनर्जी। और सॉलिड स्टेट में देख लो थर्मल एनर्जी क्या बताएगा, थर्मल एनर्जी एक सिंपल चीज याद रखना। मैं देखो अब किसी भी डिफाइन करता हूं, किसी चीज को डिफाइन करता हूं, किसी भी चीज को डिफाइन करता हूं, जैसे मुझसे किसने बोल दिया कि सर सॉलिड स्टेट को डिफाइन करो, आपने बोल दिया सॉलिड स्टेट को डिफाइन करो। सर सॉलिड किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना बेटा, अब 10th क्लास वाली, 9th क्लास वाली टेंशन से आप अलग हो जाओ। सॉलिड स्टेट को मुझे डिफाइन करना है, मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सॉलिड स्टेट को अगर डिफाइन करना है तो आप 9th वाले क्लास के बच्चे की तरह मत बोलना। आज से आप सॉलिड स्टेट को पता है कैसे डिफाइन करना, कि सर सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर जो क्या हो जाए, ये ऐसा स्टेट मैटर है इन विच सर क्या होगा, सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। सर सॉलिड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। सॉलिड स्टेट कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, किससे, थर्मल एनर्जी। समझ लेना सर, आपको जो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन आती थी ना 9th तक, वो सॉलिड की डेफिनेशन नहीं थी, वो तो प्रॉपर्टी थी ना। अरे सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते थे आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ते थे। आप सब लोग, जो आपके दिमाग में आपसे पहले आता था वो कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थी। क्या सर, क्या था कि सर फिक्स शेप होगा, यही पढ़ते थे ना, फिक्स शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, यही सब पढ़ते थे आप। सर आप क्या पढ़ते थे, सर इसकी डेंसिटी हाई होगी, सर डेंसिटी हाई होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाई होगा। आप यही सब तो पढ़ते थे। सर लेस कंप्रेसिबल होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते थे आप, इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ते थे। आज आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है, आज आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या, तो सर थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल्स मोशन में होते। अब मोशन में सॉलिड का पार्टिकल मोशन में होता ही नहीं है ना भाई, सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन में होते ही नहीं है, तो कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन में नहीं होते, इसलिए कहानी फिनिश हो जाएगी। अब देख लो, ये देखना, फिर से अब बात करते हैं। अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर गैसियस स्टेट को डिफाइन करो, अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर गैसियस स्टेट को डिफाइन करो, गैसियस स्टेट को डिफाइन करो, गैसियस स्टेट कौन सा स्टेट होगा, सर दैट स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट क्या होगा, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच सर याद रखिएगा, जहां पर थर्मल एनर्जी क्या हो जाए, इन विच थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर
greater than, thermal energy is greater than, thermal energy is greater than intermolecular force, किससे ज्यादा हो जाए, intermolecular force से ज्यादा हो जाए तो उस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोल देते हैं, गैसियस स्टेट बोल देते हैं। गैसियस स्टेट किसको बोलते हैं, जहां थर्मल एनर्जी का ज्यादा हो जाए। अब थर्मल एनर्जी क्या है, तो सर आपको ही पता है, क्या बोला थर्मल एनर्जी, अपने अंदर जो बॉडी के अंदर किसी सिस्टम के अंदर कोई गैस होगा, कोई सॉलिड होगा, किसी गैस या सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। गैस में, सॉलिड में क्या होगा, थर्मल एनर्जी कम होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स मोशन में नहीं रहते हैं, गैस के पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, इसीलिए उनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आज के बाद आपसे कोई डेफिनेशन पूछे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तो आपको क्या बोलना है, सॉलिड वो है जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है और लिक्विड गैस वो है जहां थर्मल एनर्जी ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। कोई पूछे लिक्विड क्या है, तो लिक्विड जहां पे क्या होगा, इन दोनों का, लिक्विड क्या होता है, बीच वाला होता है। लिक्विड क्या हो जाता है, अपनी बीच वाली हालत हो जाती है। एक तो हमारे जैसे मान लो स्पैमर है, वो तो आया स्पैमिंग करके चला जाता है, थर्मल एनर्जी उसका हाई है। एक सॉलिड वाला बच्चा एकदम तगड़ा पढ़ाई कर रहा है, एक होता है लिक्विड वाला बंदा, वो क्या होता है, जैसे आज चैप्टर शुरू हुआ तो आज पढ़ाई शुरू करेगा एकदम तगड़ा, आज से पढ़ूंगा, आज रिवाइज करेगा, कल रिवाइज करेगा, 2 दिन बाद फिर से भूल जाएगा, फिर उसको याद आएगा अच्छा कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या करो, रिवीजन नहीं आया, अरे यार कुछ नहीं यार, नहीं यार, ऐसे नहीं होता, स्पैमिंग करते हैं, ठीक है। तो वो टाइप के लोग होते हैं। अब तुम खुद से डिसाइड कर लो, तुम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। गैस वो है जो बदमाश मतलब पढ़ाई कम करता है, पढ़ाई की लिमिट ही पार कर चुका है वो, उसकी पढ़ाई उसके लिए मतलब पार्ट टाइम है, स्पैमिंग करना मेन टाइम है। लिक्विड कौन सा है, जो दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कभी पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ रहा है, कभी दोस्त का बर्थडे मना रहा है, कभी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे जी रहा है। और सॉलिड वो है जो डेडिकेटली काम कर रहा है कि हाँ मुझे 2 साल बाद टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है, चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर हमने तो कभी जिंदगी में चैट ही नहीं किया सर, ठीक है। तो ये हालत है, ठीक है। कोशिश करो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से जो भी हो बताते जाना, ठीक है। अपने बारे में बताते जाना, जाते जाते बता के जाना कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, या लिक्विड हो तो सॉलिड की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो कि सर मेरे से गलतियां होती हैं, मैं सीखता हूं और फिर सॉलिड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना टाइम टेबल फिक्स करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सॉलिड लिक्विड गैस को अगर मैं डिफाइन कर दूंगा ना, सॉलिड लिक्विड गैस को अगर मैं डिफाइन कर दूंगा तो एक चीज और बतानी थी। एक बात बताओ, थर्मल एनर्जी जो होगा, थर्मल एनर्जी कोई पूछे तुमसे, कोई पूछे तुम्हें ठंड क्यों लगती है, चलो एक लाइन लिखता हूं, हमें ठंड क्यों लगती है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर, मान लो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमें पता है कि हम क्या करना शुरू करते हैं, हीट लूज करना शुरू करते हैं। हम हीट लूज करना शुरू करते हैं, हम हर एक डायरेक्शन से हीट लूज करना शुरू कर देते हैं, यही हो रहा होता है। अगर हम थर्मल एनर्जी को देखें, थर्मल एनर्जी क्या होती है कि सर हर एक डायरेक्शन से एनर्जी लूज करना शुरू, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर से ज्यादा हो रखा है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है। तो सिमिलरली थर्मल एनर्जी, तुमने सुना होगा कि हमें ठंड इसलिए लगती है, हम सिर्फ स्वेटर पहनते हैं, वो अलग से एनर्जी नहीं देता। कुछ लोग बोलते हैं सर स्वेटर मोटा पहन लेंगे तो ठंड कम लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक आप ही की एनर्जी आपको ट्रैप कर देता है और कोई लॉजिक नहीं होता। आप कभी रजाई के या कंबल के अंदर घुसते हो तो आपको सिमिलर टाइम पे, आपको सेम टाइम पे ठंड लगता है, कुछ देर बाद देखोगे वही रजाई आपको गर्म कर देती है। कैसे, आप ही की बॉडी की एनर्जी को ट्रैप कर देती है। सो सिमिलर केस यहां पे भी। सर थर्मल एनर्जी क्या है, सर ये क्या है, आपके अंदर का, जैसे आप मान लो आप लेटे हुए बेड पे जैसे ही सोए, या आपके अंदर कोई मोशन हो रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम दिमाग चला रहे हो तो तुम्हारी बॉडी का अपना मोशन हो रहा है, उसके कारण तुम्हारी थर्मल एनर्जी होगी। सडनली सुना होगा ये ठंड में नींद बहुत आती है, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम हो गया, थर्मल एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस है। ये सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तुम खुद बताओ सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, देखोगे थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। थर्मल एनर्जी तुमसे कोई पूछ दे टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बताओगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, आंसर बताओ। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा, थर्मल एनर्जी क्या होगा। अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे साथ कभी कोई चीज भूल भी गए ना तो लॉजिक लगा लिया करो कि यार सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर कहाँ जाएगा? गैस में। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अब यही लाइन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो क्या सर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे? देखो आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे थर्मल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। थर्मल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कहानी है। तो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करने के दो पॉइंट्स मिल गए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट डिफाइन हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस हमने डिफाइन किया। तो मैं जहां से मैंने शुरू किया था कि भाई जो हमने 11th क्लास के स्टार्ट में किया था वही चार्ट आपके पास लेके आया हूं, वही चार्ट आपके पास लेके आया हूं। और ये देख लो, ये सेम चार्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बनवाया हुआ था, ये सेम चार्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बनवाया हुआ था, ये ध्यान रखना है। सेम चार्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बनवाया हुआ था और वहां पे भी एग्जैक्ट सेम चार्ट था, सेम चार्ट मैंने बनवाया गया था। वहां पे भी क्या था देखना, याद करना अपने को। हमने पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस का बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होता है, इसका इंडेफिनेट शेप होता है, इसका इंडेफिनेट शेप होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में इसका फ्लो, याद रखना, इसका फ्लो नहीं होता है, इन दोनों का फ्लो होता है। लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनको हम लोग लिक्विड और गैस जब फ्लो करते हैं, लिक्विड और गैस जब फ्लो करते हैं तो लिक्विड प्लस गैस को, लिक्विड प्लस गैस को, लिक्विड प्लस गैस को हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है फ्लूइड्स बोल देते हैं। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। याद रखना, कौन से लोग फ्लो करते हैं? जिसके पास टेंडेंसी है, लिक्विड और गैस, ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। अगर एक साथ कई वर्ड यूज किया है तो फ्लूइड्स, जिनकी टेंडेंसी होती है। कभी सुना होगा डॉक्टर बोलोगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स की लैंग्वेज सुनोगे तो बाहर बोलेगा फ्लूइड चढ़ा दो, फ्लूइड चढ़ा दो। तो क्यों बोल रहा होता है? लिक्विड ही नहीं बोलता कि अरे पानी चढ़ाओ, या हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पानी चढ़ रहा है, वो क्या बोलेगा? फ्लूइड चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की उसी को क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। सर शेप आपको पता है, सॉलिड का डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। फ्लो क्या करेगा? लिक्विड और गैस करेगा। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड का फिक्स्ड होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम क्या लिया जाता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये चार्ट बेटा आप ऑलरेडी बना चुके हो, जो नोट्स बनाने वाले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा नोट्स से प्यार करते हैं, बेटा ये चैप्टर आपके स्कूल में भी नहीं आ रहा, तो अब इसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। आपके पास पीडीएफ पड़ी है, आराम आराम से नोट्स बना लेना। कभी लगता हो तो आराम से वीडियो रोक रोक के आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अभी क्लास के फ्लो में चलो, क्लास का पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएगा, आप वहां से भी देख के आराम से लाल ब्लू सारे कलर के पेन यूज करके खुद की ड्राइंग बना बना के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी सुनना, मुझे किसने बोला कि सर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, अरे कहाँ गया, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो देखो क्या होता है। मुझे वॉल्यूम, ये देखना कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम फॉर गैस क्या डिफाइंड होता है? वॉल्यूम फॉर गैस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, याद रखना ये किसके इक्वल होगा? तो इक्वल टू, इसको बोलते हैं कि सर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन, रैंडम मोशन। मतलब जितना अवेलेबल है रैंडम मोशन करने के लिए। मतलब सर एक बात बताओ, कभी भी तुमने सुना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल ले लेते हैं? इक्वल टू क्या ले लेते हैं? सर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लेते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले लेते हैं। लेकिन भाई एक बात बताना, अगर ये रहा, एक मिनट बताना, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस गैस का, इस रूम का वॉल्यूम कितना है? अगर वॉल्यूम 10 लीटर है और इसके अंदर मैंने गैस पार्टिकल्स डाल दिए, इसके अंदर मैंने गैस पार्टिकल्स डाल दिए, अगर ये गैस पार्टिकल्स हैं तो बताओगे इस रूम के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लूंगा इस रूम के हिसाब से? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लूंगा? अगर इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, अगर इस रूम का वॉल्यूम 10 लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिया जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रूम बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल रहा हूं, कितना है? 10 लीटर से। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? 10 लीटर से। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लोगे? कितना ले लोगे? जल्दी बताओ कितना लोगे? 10 लीटर। क्यों? क्योंकि सर सारा स्पेस अवेलेबल है, जितनी दूर चाहे उतना दूर घूम सकता है ना सर, कोने का एक एक कोने में जा सकता है, गैस का मॉलिक्यूल किसी भी कोने में जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर मोशन। गैस के पार्टिकल्स कहां कहां जा सकते हैं उसी को क्या बोल देते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना बेटा, चैट ऑन कर रखा है, अगले क्वेश्चन में सोच समझ के आंसर देना अपने पास।
अगर इस रूम में सॉलिड का फर्नीचर रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर्स लिखा हुआ है, वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है 2 लीटर्स लिखा हुआ है, सॉलिड का फर्नीचर रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अब की बार मैंने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अभी कितना है 10 लीटर। अब मुझे बताओगे गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिया जाएगा। बेटा ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन खुद से बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिया जाएगा, 10 लीटर लिया जाएगा या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा सर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, 8 लीटर होगा, 2 लीटर, 5 लीटर, कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ कितना लोगे, 8 लीटर लोगे, 2 लीटर लोगे, कितना लोगे, कितना हो जाएगा। 8 लीटर हो जाएगा, कैसे, क्यों भाई, 10 लीटर ले सकते हैं ना यार, 10 लीटर क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सर जितना वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस किसको लेते हैं, कितना अवेलेबल है उसके मोशन करने के लिए, कितना अवेलेबल है सर, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 लीटर। अरे तो उसके अंदर थोड़ा घुस जाएगा, सॉलिड के अंदर, दीवार के अंदर थोड़ा घुस जाएगा गैस, ऐसा थोड़ा ना कि सर दीवार को पार कर गया। आप अगर इस रूम में अगरबत्ती जलाते हो, आप इस रूम में अगरबत्ती जलाओगे तो जो अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस है, जो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो इस रूम में ही रहेगी ना, ऐसा थोड़ा दीवार को पार कर जाएगी, दीवार के अंदर घुस जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता। सॉलिड के अंदर थोड़ा ना मोशन कर जाएगी। रैंडमली कितना मोशन कर सकती है, 8 लीटर कर सकती है। क्यों, क्योंकि 10 लीटर में से कितना अवेलेबल है 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या है ब्लॉक्ड है, कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। तो याद रखना वॉल्यूम क्या होता है गैस का, फिक्स नहीं होता। देखो यहां पे सेम गैस का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, और यहां पे सेम गैस का वॉल्यूम कितना हो गया 8 लीटर। क्यों, डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन आपको पता चल गई कि सर डेफिनेशन में क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन में क्या करने वाले हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो कितना आ जाएगा 8 लीटर आ जाएगा। हो गया सर, श्योर हो, तो ये ध्यान रखना। अब 10 में से 8 लीटर हो गया। अब मुझे फिर से देखो बेसिक चीजों पे आते हैं। मुझे वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ, रिजिडिटी ऑब्वियस है, सॉलिड ज्यादा रिजिड होता है, लिक्विड और गैस नहीं होते। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा हाई इसके अंदर, सबसे कम उसके अंदर। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है वेरी लो, उसका बहुत हाई। डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है तुम खुद से सोचो, कोई चीज रटना मत। डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक बात बताओ, डिफ्यूजन की बात करा जाए, डिफ्यूजन दो चीजें होती हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मान लो इधर तुमने गैस ए, ये तुम्हारा कमरा है, इधर तुमने गैस ए ले रखा है और इधर तुमने गैस बी ले रखा है। जैसे ही इस कमरे को ओपन करोगे, तुम्हें भी पता है, मान लो एक रूम में मैंने इस इधर अगरबत्ती जला रखी है और उधर उस कमरे में अगरबत्ती नहीं जला रखी है। जैसे ही मैं दरवाजे को खोलता हूं, तुम्हें ही पता है गैस क्या करता है, गैस क्या करेगा सर, गैस ए इधर से कहां जाएगा, इधर से गैस ए इधर जाने की कोशिश करेगा, कुछ गैस पार्टिकल्स इधर आने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, आपस में जो इंटरमिक्सिंग करते हैं उसी को क्या बोल देते हैं डिफ्यूजन। तुम खुद से कर लो, तुम खुद से बताओ डिफ्यूजन किसका फास्ट होगा, किसका डिफ्यूजन का ऑर्डर बताओगे, डिफ्यूजन किसका होगा। डिफ्यूजन का ऑर्डर कोई पूछे तो कौन ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन करेगा, गैस करेगा, लिक्विड करेगा या सॉलिड करेगा। डिफ्यूजन बता सकते हो किसका ज्यादा होगा, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा सर, गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसका होगा गैस का। क्योंकि सर ये सब चीजें अब रटना मत कि अरे बैठ के रट रहे हैं, अरे सर बहुत सारी, अरे भाई ये कॉमन सेंस लगाएगा भाई, चीजों को समझता चला जा। तुझे ही पता है सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं करेगा, गैस करेगा, लिक्विड करेगा और फिर सॉलिड होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो। डिफ्यूजन हो गया, फिर अपने पास कंप्रेसिबल कौन सा होगा, सॉलिड को कंप्रेस कर नहीं सकते, लिक्विड को कंप्रेस थोड़ा बहुत कर सकते हो, गैस को कंप्रेस कर नहीं सकते। थर्मल एनर्जी अब आपको पता है, थर्मल एनर्जी सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का, फिर किसका होगा, इसका, लिक्विड का। गैस का क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई। मोशन क्या होता है सॉलिड के अंदर, एक ही मोशन हो सकता है, क्या, वाइब्रेशनल, वाइब्रेट करके रह जाए। सर लिक्विड के अंदर वाइब्रेशनल प्लस ट्रांजिशनल, और गैस के पास सारे टाइप का मोशन होगा, क्योंकि गैस का आदमी बर्बाद होने के लिए आया हुआ है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि जैसे तुम्हारा मोशन है, तुम्हारा मोशन क्या होगा, जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका मोशन क्या हो रहा होता है कि अरे क्लास में बैठे थोड़ा बहुत मस्ती किया, सर के साथ साथ ही हंसते खेलते बात कर ली, खत्म कर ली, पढ़ाई करके फिनिश कर लिया चैप्टर। एक होता बंदा नहीं सर के साथ क्लास भी करेंगे, वो लाइव क्लास भी देखता है, रिकॉर्डेड भी देखता है, क्यों, क्योंकि सर आधे क्लास छोड़ के आता है, तो वाइब्रेशन। और हमारा जो
गैसियस स्टेट है, जो हमारा स्पैमर है, वो तो अपना चल ही रहा होता है, उसको तो मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी अलग ही लेवल पे जी रहा है, वो तो हर एक चीज ही कर रहा होता है, वो तो अपना बर्थडे तो छोड़ दो, पड़ोस के मोहल्ले का भी बर्थडे जाके सेलिब्रेट करके आता है, क्योंकि उसका सारे टाइप के मोशन होते हैं, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, सब कुछ होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस के। स्टेट ऑफ मैटर के जो 3 स्टेट थे, ये 3 स्टेट के बारे में हमने बात कर ली, 3 स्टेट के बारे में बात कर ली, सॉलिड बात कर लिया, लिक्विड बात कर ली, गैस के बारे में बात कर ली। हमने खुद को डिफाइन किया कि हम लोग कैसे हैं, हम लिक्विड हैं, सॉलिड है या गैस है। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी क्लास में जो जनता बैठी है मोस्टली लिक्विड के केस में है। लिक्विड का केस ये होता है कि आपको ही पता है, लिक्विड वाला क्लास क्या होता है कि 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते, ठीक है, इसीलिए अपने को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, और खासकर पूरे 11th की प्रॉब्लम आती है। अब जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे सबको ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि हम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं। आप लिक्विड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं। अगर आप गैस में हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सफलता से बहुत दूर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब शुरू करते हैं गैसियस स्टेट। अब चैट बंद करते हैं, कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि अब स्टार्ट होगा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है सर? गैसियस स्टेट हम सबने डिफाइन कर दिया है कि गैसियस स्टेट क्या होता है। अब मैं तुमसे पूछूं गैसियस स्टेट का डेफिनेशन बताओ, तुम्हें पता है गैसियस स्टेट को डिफाइन करने जाओगे, तुम लोग क्या बोलने वाले हो? सर गैसियस स्टेट आपने डिफाइन तो किया हुआ है कि गैसियस स्टेट क्या होता है, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए कम और थर्मल एनर्जी क्या हो जाए ज्यादा। तो अब मेरे लिए गैसियस स्टेट डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट तुम्हें पता, चलो यहीं पे बगल में लिख देता हूं। गैसियस स्टेट किसको बोलेंगे? मैं एक लाइन में लिखता हूं, गैसियस स्टेट किसको बोलेंगे सर? जिसके अंदर मैं ऐसा लिख दूं, अब देखो इशारों की बातें जो है अब तुम लोग समझते जाओ, थर्मल एनर्जी क्या हो जाए ग्रेटर देन, किससे हो जाए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा हो जाए, इसी को बोलते थे ना गैसियस स्टेट। अब आज से डेफिनेशन अपनी चेंज हो चुकी है, अब क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा गैसियस पे बिहेव करेगा, इस चैप्टर पूरा गैसियस लॉज आएंगे, इसलिए हम गैसियस स्टेट पढ़ने वाले। ये चैप्टर पूरा गैसियस स्टेट के डिसाइड करेगा, इसलिए हम गैसेस को पढ़ने वाले हैं। सॉलिड लिक्विड स्टेट हम लोग 11th से अब जब 12th में जाएंगे तो मिलेंगे। सॉलिड स्टेट हमें 12th में मिलेगा, लिक्विड की कहानी भी हमें 12th में मिलेगी, लिक्विड स्टेट की कहानी भी हमें कहां मिलेगी? 12th में मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में गैसियस स्टेट क्या होता है, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां ज्यादा हो। गैसेस के केस में आपको पता है, अभी जस्ट रिवाइज किया है, डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट देख लीजिए। गैसेस कैन अंडरगो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, गैसेस को आराम से कंप्रेस और एक्सपेंशन कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत हाई वेलोसिटी से, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर लगता नहीं है। थर्मल एनर्जी इनकी क्या होती है? हाई होती है। ये बहुत तेजी से एक्सपेंड करते रहते हैं, जब जैसे आपने सेंट लगाया, कोई डीओ लगाया, ये फटाफट एक्सपेंशन करेंगे, डिफ्यूजन बहुत तेजी से करते हैं। तो गैसेस के केस में ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम लोग और चीजें जानते हैं, जैसे मैं गैस के बारे में 1-2 चीजें और बता दूं। गैसेस हैव फिक्स्ड वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम होता है, या मैं इसको एक काम करता हूं, गैसेस के केस में अच्छा, गैसेस इन लिक्विड फॉर्म क्या कहलाती हैं? अगर गैसेस लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर्स बोल देते हैं। याद रखना, कभी भी आप गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस जान जाओ। गैस क्या होता है? गैस जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैस है, आपको हवा में कभी दिखता नहीं है। गैसेस कभी नेकेड आई से नहीं दिखेगा, वेपर्स दिख जाएंगे। वेपर्स क्या होते हैं? पानी को गर्म करोगे, देखोगे उसके अंदर से वेपर्स निकल रहे होंगे। पहले जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब नहीं दिखेगा। पानी को आप गर्म करो, देखोगे उसके वेपर्स ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। दूध को गर्म करोगे, दूध के देखोगे वेपर्स ऊपर की तरफ, बबल्स टाइप आते हैं। वेपर्स मतलब बबल्स टाइप। थोड़ी देर बाद उनको फोड़ दो, जैसे कभी देखा हो बचपन में, कभी गेम खेला हो, बबल सोप बबल बनाते हो, सोप बबल को आप ब्लंक एक बार टच कर दो, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। बबल है तब तक दिखाई देगा। तो याद रखना, वेपर्स हमें दिखाई देते हैं। गैस अगर लिक्विड फॉर्म में है तो गैस को लिक्विड फॉर्म में क्या बोलते हैं? वेपर्स बोलते हैं। कि गैस इन लिक्विड फॉर्म क्या कहलाएगा? वेपर्स कहलाएगा। कुछ गैसेस क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। की इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं सर, गैस क्या हो जाए? वेपर बना ले, अपने आप को इवेपोरेट कर जाए, इवेपोरेशन कर ले, देख लो। तो गैसेस इन लिक्विड फॉर्म क्या कहलाता है? वेपर्स कहलाते हैं। दूसरा, अब गैस के बारे में जानते हैं तो हमारे पास 1-2 चीजें और आएंगी। ये देखना अपने पास, गैसेस के केस में हम सब लोग एक वर्ड जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस।
अब आपको पुराने चैप्टर की याद दिलाई जाएगी, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। वंस अपॉन ए टाइम हमने किसी चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि किसी गैस का एक मोल का कुछ वॉल्यूम होता है, और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जिसको हम बार बार ऐसे लिखेंगे, वीएम लिखेंगे, ये देख लो अपने पास। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस किसको डिफाइन करता है? तो ये क्या है सर? इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of volume of 1 mole of gas at कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करेंगे, जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेके बैठेंगे उस टाइम पे जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को, जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलर वॉल्यूम। और अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पे आप देखेंगे, अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे देखेंगे तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू अलग अलग आती है। कुछ याद करो, हमने शायद ऐसा पढ़ा हुआ है 273 केल्विन, और अगर मैं लेता हूं 1 atm प्रेशर, तो हमारा जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, वो होता है 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। अगर यही 273 केल्विन हो जाए और इसी को अगर मैं 1 बार कर दूं तो ये वैल्यू हो जाती है 22.7 लीटर्स। और यहाँ पे अगर मैं 298 केल्विन कर दूं और इसको मैं 1 बार कर दूं तो ये हो जाएगा 24.7 लीटर्स। तो मेरे पास ये मोलर वॉल्यूम्स आएंगी, ये मोलर वॉल्यूम्स आएंगी अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे। और हमने इसके बारे में बहुत पहले जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो भी हमने पढ़ा था, तो भी हमने पढ़ा हुआ था कि भैया ये चैप्टर जब हमने पढ़ा था हमने ये भी देखा था, ये देख लिया हुआ था, ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है, हमने सब कुछ ही देखा हुआ है। ये सारे के सारे मोलर वॉल्यूम हमने एक वंस अपॉन ए टाइम कभी पढ़ा हुआ था। याद रखना, इसमें हम लोगों ने एक को नाम दे देते हैं, एक को, ये मेरा ओल्ड एसटीपी है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज के टाइम पे एसटीपी किसको बोलते हैं? आईयूपीएसी ने एसटीपी चेंज कर दिया है, इसको बोलते हैं नया स्टैंडर्ड एंड प्रेशर। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए आज भी आप किसको यूज करते हो? 22.4 को। ये देख लेना, इसको बोलते हैं एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी का मतलब हो जाता है, एसएटीपी का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम याद रखना, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा किसके लिए है? गैस के लिए है। गलती से भी, मैं बार बार जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तब भी बोल रहा था, गलती से भी मोलर वॉल्यूम को गलती से भी लिक्विड के लिए मत लगा देना। ये जिसके लिए पढ़ रहे हैं, गैस के लिए पढ़ रहे हैं, गैस के लिए फिक्स्ड होता है। आप कैलकुलेशन के लिए आज भी वही यूज करने वाले हो। इवन अब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी गैस को निकालना है तो सर उसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, या फिर हम लोग लिख देते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। या फिर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख देते हैं? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये छोटी छोटी चीजें जो वंस अपॉन ए टाइम आपने कभी करी हैं उसी को बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये चीजें मैंने अभी मूल कॉन्सेप्ट में फिर से आपको समरी लेक्चर में दिया भी था कि किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे आ जाएगा, किसी गैस का मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो गैस की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान रखिएगा, गैस की ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, गैस के बारे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे, मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे, अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों को ये फॉर्मूला आता था? कितने लोग इस फॉर्मूले क्वेश्चंस कर सकते हो? चलो बताओ, कितने लोगों को ये फॉर्मूला आता था? ये चार्ट और ये चार्ट आता था? चलो बताना, यस और नो बताना, कितने लोगों को ये आता था? कि सर अरे सर याद है सर, आप हमें अंडरस्टिमेट कर रहे हो। कितने लोगों को आता था ये सब? कि अरे सर ये तो कर लेंगे हम लोग। कितने लोगों को आता था ये? हाँ बढ़िया, गुड, बढ़िया 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 भाई, बहुत बढ़िया, यही तो है आबादी।
जो नो वाले हैं भैया जाकर रिवाइज कर लो, अदरवाइज अब ये नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने फिनिश कर रखी थी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है तो सर गैसेस के केस में अब अपने को मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे तो गैस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं मॉडर्न पीरियड टेबल में देखता हूँ, मॉडर्न पीरियड टेबल में देखता हूँ तो ये ध्यान रखना मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या देखने को मिलता है। मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे तो मेरे पास इन मॉडर्न पीरियड टेबल अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम बार बार लिखते हैं तो हम लोग शॉर्टकट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मेरे पास 11 एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, या गैसियस फॉर्म एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बोल रहा हूं, कंपाउंड्स नहीं बोल रहा हूं बेटा, कितने एलिमेंट्स होते हैं तो याद रखिएगा 11 एलिमेंट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैं बता देता हूं, ये देख लो। पहले ग्रुप का हाइड्रोजन, फिर अगर लास्ट वाले ग्रुप पे जाओगे 18th ग्रुप पे तो आप सबने पढ़ रखा है जितने भी इनर्ट गैस हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, तो ये 6 हो गए। फिर इधर बात करते हैं तो फ्लोरीन गैस होता है, फ्लोरीन गैस होगा। 17th ग्रुप में बात करोगे तो फ्लोरीन गैस होगा, फिर क्लोरीन गैस होगा, ठीक है, फ्लोरीन गैस होगा, फिर क्लोरीन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, फिर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। तो ये देख लेना अपने पास, टोटल देख लो, ये 6 हो गए, और 6 और प्लस इधर कितने हो गए, नाइट्रोजन गैस के साथ साथ इधर कौन सा गैस हो गया। एलिमेंट्स याद रखना कौन कौन से एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में होते, 11 एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे सिर्फ यही है। आपको बोला सर CO2 है, CO2 एलिमेंट्स नहीं है ना बेटा, CO2 इज ए कंपाउंड। CO2 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 लोग हैं। एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हियोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलवेज गैसेस होंगे, हमेशा गैसेस होंगे। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में 11 एलिमेंट्स मिलते हैं जहां पे ये गैसेस फेज में होते हैं। अब लोगों ने बोला सर ये गैसेस इतना क्यों पढ़ रहे हो, आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो हमें। आप इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले, सॉलिड और लिक्विड स्टेट। हम लोग देखो हमारे पास 3 चीजें, स्टेट ऑफ मैटर में देखोगे तो मैटर स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर में मेरे पास 3 चीजें आएंगी, याद रखना। एक आएगा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में। हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत, लिक्विड स्टेट जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो लिक्विड स्टेट क्लास 11th में थोड़ा सा, 11th की फिजिक्स में थोड़ा सा, 11th की फिजिक्स में, और जो बचा खुचा होगा वो 12th में हम लोग फिनिश कर लेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर को गैसियस स्टेट को हम लोग यहाँ पे 11th क्लास में इसी चैप्टर में फिनिश करने वाले, ये ध्यान रखना। गैसियस स्टेट में 11th क्लास में इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करने वाले। तो हमारा जो मेजर फोकस है इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो 11th और ये सॉलिड और लिक्विड के ऊपर नहीं है। लिक्विड थोड़ा बहुत जब लास्ट में, जब चैप्टर एंड होगा, लास्ट के दिन पे हम आएंगे तो उस दिन हम लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, जो मेजर फोकस होगा वो किस पे होगा, गैसियस स्टेट के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे ही कहानियां हैं। क्या है कहानियां, वो आपको पता चलेंगी। जैसे अब इसके ऊपर देखते हैं, डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास अब आता है गैस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और वो क्या होगा। अच्छा एक चीज और भाई, ये बात बार बार बता दूं, गैसियस पैरामीटर्स। जब ये चैप्टर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो एनसीईआरटी की गलती क्या है, एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि शुरुआत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी केमिकल बॉन्डिंग में आता है। तो शुरुआत का जो पहला 2 पेज है ना, जब आप पढ़ने जाओगे तो एनसीईआरटी के अंदर डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल ऐसे करके दिया गया होगा। आप उसको मत टेंशन लेना, सॉरी सर आपने तो बताया ही नहीं, वो बेटा आपको इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको जब केमिकल बॉन्डिंग होगी वहां पे पढ़ाया जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कोवेलेंट आयनिक के अलावा और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में किसको किसको काउंट किया जाता है, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। तो उसको लेके अभी टेंशन मत लेना कि अरे सर कहाँ सर आपने ये छोड़ दिया, कमेंट मत करने लगना, ठीक है ना, क्योंकि उससे फिर कोई फायदा नहीं। एक चीज बता देता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भैया अगर आप एनसीईआरटी, अगर किसी की हिम्मत है तो जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ध्यान रखना, शुरुआत के 1-2 जो टॉपिक्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो टॉपिक है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिया है, वो आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वो चीजें आपको कौन पढ़ाएंगे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग में मोहित सर आएंगे वो आपको वहां पे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप उसको लेके अभी टेंशन मत आ जाना करे सर आपने छोड़ दिया है। हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो जहां गैसियस लॉज शुरू हो जाए वो समझ जाइएगा, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। गैसियस पैरामीटर
पैरामीटर की बात करते हैं। गैसियस पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, गैसेस के अंदर क्या क्या फ्लक्चुएट करते हैं, गैसेस के अंदर देखो क्या क्या फ्लक्चुएट करता है। सर गैसियस पैरामीटर मतलब क्या हो गया, मास हो गया, सर वॉल्यूम हो गया, सर प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, सर ये सब टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, अरे गैस को डिफाइन करने वाले लोग कौन कौन से हैं, यही सब तो लोग हैं। तो गैस के अपने डिफाइन करने वाले लोग हैं। अब वॉल्यूम है, मास है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब कौन डिफाइन करता है गैस को। अब मान लो कोई गैस लिया तो उसका बताएंगे ना कि सर 10 किलो का सिलेंडर लिया, 20 किलो का सिलेंडर लिया, मास को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो गैसियस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर लेते हैं हम लोग कौन सा, मास लेते हैं। मास किसको रिप्रेजेंट करता है, मास किसको रिप्रेजेंट करता है कि मास इज व्हाट, सर ये क्या बताता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सर ये क्या बताता है, क्वांटिटी बता देता है, कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को बताता है, कितना मास होगा। सर ये इसका एसआई यूनिट आप सब लोग जानते हो, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। कुछ कन्वर्जन से बेटा आज के टाइम पे फिर से एक बार याद रख लीजिएगा, 1 किलोग्राम, क्योंकि बार बार ये यूज होगा, आप सबका अब यूनिट डायमेंशन भी फिजिक्स का हो चुका है, आई होप वहां से हो जाना चाहिए। 1000 ग्राम या 10 की पावर 3 ग्राम, ये याद रखिएगा। 1 केजी को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ये इतना भी हम लोग लिख सकते हैं 1 केजी को। 1 केजी को अगर इसने बोला 1 ग्राम है तो 1 ग्राम को आप उल्टा लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 केजी भी लिख सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम कभी मैंने भी समझाने की कोशिश करी थी, जिन लोगों को याद होगा बहुत अच्छी बात है। मास क्या होता है, कुछ नहीं, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। कहीं पे कोई बोल दे तो मास। अच्छा एक चीज और, हमेशा आपको ही पता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कभी भी मास का कंजर्वेशन होता है, कभी वॉल्यूम का कंजर्वेशन नहीं होता है। मास का कंजर्वेशन होता है, वॉल्यूम का कंजर्वेशन नहीं होता है, प्रेशर का कंजर्वेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा मास किसी रिएक्शन में हमेशा कंजर्व रहता है। कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे आगे अब हम पढ़ेंगे, किसी गैस को हीट करेंगे, किसी गैस को लिक्विड सॉलिड करेंगे, किसी गैस को कुछ भी करेंगे, तो याद रखना उन सब में क्या कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। मास चेंज नहीं होता, मास फ्लक्चुएट नहीं करता, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसके अंदर मास फ्लक्चुएट नहीं करता। याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने किसका पढ़ा था, लेवाइजर ने दिया था। उसमें क्या बोला था, रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। कुछ याद आ रहा है, वंस अपॉन ए टाइम कभी सीखा था हमने, जब हम एकदम 10th में आए थे, हम सोच रहे थे कि अरे भाई ये चैप्टर पढ़ के अगले चैप्टर से पढ़ लेंगे, 10th वाला हिसाब किताब था, तब हमने सीखा था ये सब चीजें, हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर था। उसके बाद किसने बोल दिया, सर कन्वर्जन, मास तो हो गया। मास के बाद आते हैं तो सर वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, तो सर ये वॉल्यूम क्या होगा, सर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपको ही पता है, अभी बताया। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, सर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, सर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर मोशन। और ये जो यूनिट है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर देयर रैंडम मोशन, जो वो अपने मोशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देते हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसी भी उसकी बात करें, यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। और अगर मैं इसके और भी यूनिट्स की बात करूं तो याद रखिएगा सबसे कॉमन जो यूनिट होता है 1 लीटर होता है। और 1 लीटर हम सब लोग बार बार लिखते 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, सीसी, या फिर क्या लिख देते हैं, ml। 1 लीटर 1000 ml, या फिर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाता है, या फिर इसी को लिखना चाहें तो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। अगर मैं यही चीज 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगर मैं लिखता हूं 1 ml, या फिर 1 cc लिख देता हूं तो 10 की पावर -3 लीटर हो जाता है, 10 की पावर -3 लीटर हो जाता है। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा, आपको अभी कन्वर्जन का मीनिंग पता चल चुका होगा। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन आप सबने कर लिया है, तो आप सबको बेसिक डेफिनेशन पता है कि सर 1 लीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होता है। ये कन्वर्जन्स देख लो, कुछ याद आ रहा हो। ये आज नहीं किया है, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी कराया था, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट में भी हमने करा हुआ है कि हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ गैस ऐसे होता है, यूनिट्स का आपस में रिलेशन बता रखा है कि 1 लीटर को ये बोलते हैं, 1 केजी को ये बोलते हैं। ये सारा कन्वर्जन हमने किया हुआ है, हो जाएगा। तो पहली चीज जो मास निकालते हैं, फिर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का यूनिट देख लेना, वॉल्यूम का कन्वर्जन देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से बार बार आएगा। कुछ लोग अगर जो भूल चुके हैं, मैं कुछ कन्वर्जन फिर से करा देता हूं। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है 500 ml लिखा हुआ है, तो आप कितना लीटर लिखोगे, इसको कितना लीटर लिखोगे। और अगर मैं बोलूं
5 डेसीमीटर क्यूब लिखा है, 5 डेसीमीटर क्यूब लिखा है, 5 डेसीमीटर क्यूब लिखा है। चलो बताओ 5 डेसीमीटर क्यूब लिखा है, कितना लीटर होगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? कन्वर्जन करके देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो, ये कन्वर्जन ट्राई करके देख लो, वॉल्यूम ऑफ गैस का कन्वर्जन ट्राई करके देख लो, क्या आएगा? 500 ml दिया है, कितना लीटर होगा? क्या हो जाएगा? सर 500 ml दिया है तो आपको ही पता है, अब जो बार बार यूनिट यूज करते आपको पता है 500 ml, 1000 ml का मतलब क्या हो गया? 1 लीटर। देख लो इधर से इधर, इधर अगर 1 करना है तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, अगर इधर से उधर जाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 500/1000 करेंगे, 500/1000 करेंगे और ये क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। यहां पे देख लो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, तो सर 5 डेसीमीटर क्यूब कितने बराबर होगा? 5 लीटर के। और 5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जाओगे तो सर 5 × 1000 हो गया, और इसी को मैं लिखना चाहूं तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, इसी को मैं लिखना चाहूं तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। कन्वर्जेंस याद रखो क्योंकि यही सब क्वेश्चंस में अभी आएगा, बार बार ये सब क्वेश्चन आएगा। 2.5 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3.4 mg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए और इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट कीजिए। ये सब याद कीजिए, कभी किसी टाइम पे हमने किया हुआ था, किसी जमाने में हमने कर रखा है। क्या होगा जल्दी? 2.5 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा? 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 2.5 kg में कितना हो जाएगा? 2.5 × 1000, या दैट मीन्स 2500 ग्राम हो जाएगा। 3.4 मिलीग्राम है, mg मतलब मिलीग्राम है, मिली का मतलब कितना हो गया? -3, याद करो -3 पढ़ा था। 3.5 × 10 की पावर 3.4 × 10 की पावर माइनस, मिली का मतलब क्या था? 10 की पावर -3, ये हो जाएगा। या फिर अगर केजी में कन्वर्ट करना है, सर किसी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, देख लो 1 kg कितना हो गया? ग्राम, इतना। 1 ग्राम लेना है तो कितने से डिवाइड करोगे? 1000 से। या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है कितने से? सर कितने से मल्टीप्लाई कर दें? सर कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 1 ग्राम में कितना केजी होता है? सर 10 की पावर -3, कितना हो जाएगा? 3.4 × 10 की पावर -6 kg हो जाएगा। 3.4 × 10 की पावर -6 kg हो जाएगा। तो आंसर निकालने वाले निकालते रहो। ये कन्वर्जन्स वंस अपॉन ए टाइम हमने यूनिट डायमेंशन जब स्टार्ट किया था, जब हमने बेसिक चीजें स्टार्ट करी थी तब भी किया था, आज फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये कन्वर्जन्स हमने वहां पे भी किया हुआ है। फिर किसने बोला मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, सर इसका कन्वर्जन आ गया, तो अब इसमें और क्या पैरामीटर्स होंगे? तो गैसियस पैरामीटर्स में और पैरामीटर्स की बात करें तो अब अपने को मिलेगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज नथिंग मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो हो जाता है डेंसिटी। इसका भी अगर तुमसे कोई पूछ दे, एसआई यूनिट कोई पूछ दे, तो एसआई यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। सर इसका कॉमन यूनिट कोई पूछेगा, अगर इसका डेंसिटी का कोई कॉमन यूनिट पूछेगा तो ये कितना होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और अगर इनके बीच का रिलेशन देखना चाहते हो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को लिखना चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो? 1000 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन याद रखिएगा, डेंसिटी का ये कन्वर्जन कि सर डेंसिटी अगर किसी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो आपको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करोगे? 1000 में कर दोगे। अब आज के टाइम पे इसको कॉमन यूनिट ना बोल के आप सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हो, सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हो, क्योंकि अब आपको यूनिट्स का पता है, एक एमकेएस यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है। एसआई यूनिट ये है, सीजीएस यूनिट ये है, तो ये डेंसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर किसने बोला कि सर डेंसिटी हो गई, चीजें हो गई। टेम्परेचर याद करो, टेम्परेचर में मैंने 3 स्केल बताए थे, टेम्परेचर में मैंने 3 स्केल बताए थे कि सर टेम्परेचर में 3 स्केल होते हैं।
तीन स्केल होते हैं, एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अगर आप कहीं जाओगे तो मेजर करने के लिए ये सारे स्केल अपने पास, और एक होता है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट स्केल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट स्केल बोल देते हैं, केल्विन स्केल, या फिर क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट स्केल। याद रखना सर, सेल्सियस स्केल के हिसाब से सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर बात करता हूं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट, तीनों स्केल में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है देख लो। सर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो जाएगा, इसमें बॉयल कितने पे होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे कितने पे स्टार्ट होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये कितने पे होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये कितने पे स्टार्ट होगा? 273 केल्विन पे, और ये कितने पे होगा? 373 केल्विन पे। ये तीन स्केल होते हैं टेम्परेचर के, और इन सब का रिलेशन हमने देखा था। याद करो, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 से ऐड करते हैं तो केल्विन आता है, डिग्री सेल्सियस में 273 से ऐड करते हैं तो केल्विन आता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस से रिलेट करना चाहते हो तो आप ऐसे रिलेट करते हो। शायद यही दो फॉर्मूले थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में, आई होप सबका फर्स्ट चैप्टर आज ही कुछ रिवीजन हो रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर आज ही कुछ रिवीजन आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये देख लो अपने पास, ये अलग अलग देख लो टेम्परेचर का अपना अपना, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट कैसे कैसे रिलेट हो रहा है, टेम्परेचर स्केल कैसा होता है, डेंसिटी कैसी होती है, ये गैस को मेजर करने का तरीका होता है। 273.15 लिख भी देगा तो बेटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लिखना है लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उधर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। 273.15 को बोला सर यहाँ पे आप सर एनसीआर, अरे भाई तू इसको लिख देगा ना तो भी राउंड ऑफ सीखा है तूने भाई, कि अदरवाइज तुझे पता है कि ये जितना तू लिखेगा कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन में तुम ही फंसोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है। तो मेरे पास टेम्परेचर स्केल हो गया। आज जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा यूजफुल है, और जो इस चैप्टर में ही पढ़ना है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है, वो बात करने आता हूं, वो बात मैं सिखाता हूं आपको, क्योंकि वो देखो, ये देख लो भाई, इधर मास का पैरामीटर बहुत सिंपल सा था, वॉल्यूम का पैरामीटर भी लास्ट मतलब मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा हुआ था, टेम्परेचर का पैरामीटर भी था, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आज जो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कल से बहुत ज्यादा यूज होगा वो है मेरे लिए प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, ये भाई सब याद रखिएगा। प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का अगर नॉर्मल फॉर्मूला बोले तो सर प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज व्हाट? It is the force per unit area. It is the force per unit area. It is the force applied. अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूंगा तो it is force applied per unit area. Force applied per unit area. Force applied per unit area. इसी को क्या बोल देते हैं? प्रेशर बोल देते हैं। प्रेशर को अगर बात करें तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज नथिंग, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और इसका एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट आपको ही पता है, एसआई यूनिट इसका जो होता है वो होता है पास्कल्स, या फिर इसी को लिखना चाहें तो फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? पास्कल्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस के केस में प्रेशर कैसे डिफाइन होता है? प्रेशर फॉर गैस इज डिफाइंड एज, प्रेशर फॉर गैस इज डिफाइंड एज, प्रेशर फॉर गैस इज डिफाइंड एज, गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो सर इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड या फोर्स ड्यू टू collision of gas molecules, due to collision of gas molecules on the walls of container, on the walls of container, gas due on the walls of container, collision of gas molecules. Yeah, it is defined as the force due to collision of gas molecules on the walls of container per unit area. इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेशर बोल देंगे। तो सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? कोई गैस मॉलिक्यूल से, मान लो ये दीवार है मेरे पास, ये मेरा वॉल है, गैस मॉलिक्यूल गया इस पे टकरा के आ गया, गैस मॉलिक्यूल गया टकराया आया, गैस मॉलिक्यूल गया टकराया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा,
फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। अगर कोई दीवार है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा और इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू गैस बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू गैस बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू गैस बोलेंगे कि सर प्रेशर ड्यू टू गैस क्या है, फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। दिक्कत क्या है इस चैप्टर में, प्रेशर क्यों इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे बार बार ये देख लेना अपने पास, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। कैसे, ये देखना, क्योंकि प्रेशर का यूनिट देखना, यूनिट्स ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करूं ना, यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करूं तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखोगे बहुत सारे टाइप की यूनिट्स हैं। मतलब आज के टाइम पे एमएम ऑफ मरकरी भी आता है, मरकरी के टर्म में भी मेजर किया जाता है सर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी मेजर किया जाता है। कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, अगर कॉमन यूनिट्स की बात की जाए तो कॉमन यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात की जाए, एमएम ऑफ सेंटीमीटर ऑफ दिस, इसको टॉर के टर्म में भी मेजर किया जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में मेजर किया जा सकता है। कुछ कॉमन यूनिट्स में देखोगे बार के टर्म में भी मेजर किया जा सकता है। ऐसा यूनिट तो था ही, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही है, लेकिन डेली लाइफ में कभी भी आपको प्रेशर इन सब के टर्म में दिया जाता है। इसके टर्म में बहुत रेयर है कि आपको पास्कल के टर्म में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म में आपको मिलेगा, कभी भी इसका ऐसा यूनिट जल्दी मिलता नहीं। डेली लाइफ में आपको ये दोनों तो खूब मिलेंगे, इस चैप्टर में ये दोनों तो भरे पड़े होंगे। और कॉमन यूनिट और इनके बीच का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन यूनिट और इसके बीच का रिलेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया कॉमन यूनिट और इसके बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार परेशान करेंगी। सबसे कॉमन यूनिट की बात करें तो 1 ATM इज द बेसिक यूनिट। इसमें अगर बात करूं ये अलग अलग, हाँ इसका मीनिंग कुछ ऐसा नहीं, मरकरी मतलब मरकरी एक यूनिट है, मरकरी के कॉलम में भी किसी लिक्विड का प्रेशर आप मेजर कर सकते हो, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ पहले इसको देखो, यूनिट्स की बात करते हैं। कॉमन यूनिट्स कौन कौन से, एमएम ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, टॉर, एटीएम, बार, ये कुछ यूनिट्स हैं। और इसका अब कन्वर्जन देखना बेटा, अगर 1 ATM लिखता हूं, याद रखिएगा इसको हम लोग लिखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर, कभी सुना होगा किसी स्टेशन पे उतरते होगे, वहां लिखा जाता है इसकी हाइट ना सी लेवल से इतनी ऊंची है। अगर कहीं पहाड़ों पे जाओगे तो वहां लिखा होता है, स्पेशली लिखा होता है कि आप जिस हाइट पे खड़े हो वो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे है। क्यों लिखा जाता है, आप कहीं पहाड़ों पे सुनते हो कि जाते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है लोगों को, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि अरे गोल गोल रास्ता था इसलिए चक्कर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप जितना ऊपर जाओगे ना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ऑब्वियस आपके दिमाग को आदत नहीं है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने की। जैसे जो बंदा ऑलरेडी उस लेवल पे रह रहा है या बचपन से वही रह रहा है, उसको तो आदत हो चुकी है, वो उसी लेवल पे रह चुका है। लेकिन जो आदमी अगर कोई प्लेन में रहता है और उसको माउंटेन्स पर चढ़ा दिया जाए, बहुत हाइट पर चढ़ा दिया जाए, तो उसको क्या होगा, उसके सडनली उसके दिमाग पे क्या होगा, प्रेशर, ऑब्वियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ऑब्वियस है उसके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और वो बेचारा उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इंडिया वाले लोग जुगाड़ बोल देंगे अरे वो रास्ता गोल गोल था इसलिए घूम रहे थे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोशन सिकनेस अलग चीज होती है। मोशन सिकनेस जो होगा वो रास्ता गोल ना सीधा भी चलेगा तो भी वो उसको उल्टी आ सकती है, वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ वो हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो आपको ये दिक्कत आती है। क्यों आती है वो आपको पता चल जाएगा आगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जितना ऊपर जाते हैं समंदर लेवल पे जाएंगे, हम जब भी किसी का प्रेशर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब मेरा, मैं जहां खड़ा हूं मेरे ऊपर, यहां से लेकर एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई मैं इस स्पेस मतलब अवेलेबल हूं, अर्थ के इस जगह पे खड़ा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अदरवाइज अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, स्पेस में वैक्यूम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर ना होता है तभी तो हम उड़ सकते हैं। ये प्रेशर ही हमें दबा के ग्राउंड पे रख रहा है ना, अदरवाइज तो क्या करेगा, ऊपर उड़ा के ले जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कुछ नहीं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग अलग अलग यूनिट के साथ रिलेट कर देते हैं। 760 mm ऑफ Hg लिख दे सकते हैं, या फिर 760 क्या लिख सकते हैं, टॉर लिख सकते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं लिखना चाहूं 1.013 बार लिख सकते हैं, और इसको मैं लिखना चाहूं तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लो, अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरल लेवल पे हर एक टाइम आपको जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो आप अपने आप मान लेते हो, जैसे मेरे से कोई पूछे मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 1 ATM प्रेशर लग रहा है। और 1 ATM प्रेशर मतलब सर इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, या इतना प्रेशर, या इतना प्रेशर, या इतना प्रेशर। तुम बोलो सर मुझे फील नहीं हो रहा, बेटा बचपन से रह रहे इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। अगर यही चीज आप जब एरोप्लेन में जाओगे या कहीं उस पर नीचे कुछ करोगे ना फ्लक्चुएट, कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फील होना शुरू हो जाएगा।
कभी सुना होगा, कभी एटमॉस्फेयर कभी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे आपको कान में दर्द आना शुरू हो जाएगा, लगेगा यार आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। पहाड़ों पे ऊपर नीचे करोगे तो पता चल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 ATM यूज कर रहा है तो उसको ऐसे, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कहीं पे। अब देखो ना, कहीं अब इसका रिलेशन याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये इसको बार बार इस चैप्टर में आज के लिए अगर दिन में कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी थी तो वो यही थी, क्योंकि इसका रिलेशन पूछा जाएगा तुमसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये देखना क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। जैसे मैं तुम्हें ये देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर 2 ATM देता हूं, 2 ATM देता हूं, मुझे बताओगे कितना टॉर होगा, कितना बार होगा, कितना पास्कल होगा। चलो तीनों का आंसर बताओ, तीनों का आंसर बताओ। चल भाई जल्दी से जल्दी, स्पैमर से पहले तू अलर्ट मोड पे आ जा भाई। अगर आपको 2 ATM प्रेशर दिया है तो कितना टॉर होगा, कितना बार होगा, कितना पास्कल होगा, क्या करोगे जल्दी से जल्दी, क्या करोगे, कितना आएगा? हाँ भाई कितना आएगा, कैलकुलेट करो। गुड। आपने क्या किया, आप एक सिंपल चीज सोचना, 760 को आपने क्या करोगे सर, 1 ATM का कितना है सर इतना, तो 760 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 760 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 760 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। 760 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 760 इंटू 2। सर बहुत सिंपल सा है बेटा, इतना ही सिंपल सा है, बस आप चीजों को पकड़ के चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात बताना, खुद से सोच, सुन 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 सुन, तूने अगर ATM दिया था, टॉर्क के लिए तूने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मैं उल्टा दूंगा तो तू क्या करेगा, अगर मैं तुझे क्वेश्चन में ये दे देता हूं, चल एक ध्यान से सुनना, 380 टॉर दे देता हूं, 380 टॉर देता हूं, अब पूछता हूं ATM बताओ। देख बेटा कन्वर्जन इतना ही आसान है, अगर तुम इधर से इधर जाते टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो 760 से, तो उधर से टॉर से ATM आते टाइम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर इस टाइम पे कितना हो जाएगा, निकाल लो। सर बार में कितना लेंगे, 1 ATM इज नथिंग, 2 इंटू 1.013 बार, तो ये कितना हो गया, 2.026 बार आ गया, 2.026 बार आ गया। पास्कल में लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1.013 इंटू 10 की पावर 5 लेंगे, और दैट विल बी 2.026 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 पास्कल्स आ जाएगा। यही होगा, देख लो। अब तुम सिंपल सा सोचो, ये 380 टॉर दिया है तो भाई ATM में कैसे करूं, अरे भाई यही तो सीखना है आपको, ये कन्वर्जन ही तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कल से गैसियस लॉज आ जाएंगे, आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। अरे सर कुछ नहीं, 380 डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, 760, ये कितना हो गया, 1/2, 1/2 इज नथिंग, 0.5 ATM। सर आप बोल रहे नहीं सर एक काम करो, मुझे ना इसका आंसर पास्कल में बताओ। अरे भैया आप क्या करना है बताओ, टॉर को पास्कल में लेके जाना है, कैसे जाएंगे सर, टॉर को किस में लेके आ गए, ATM में लेके आ गए। 1 ATM कितना पास्कल होता है, 1 ATM कितना पास्कल होता है, देख लो 1 ATM कितना पास्कल होता है, इतना, तो सर 0.5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो करना है, इसको मल्टीप्लाई ही तो करना है, कर देंगे सर, हो गया, निकाल देना, कर लोगे तो भाई निकाल लेना, टॉर को ATM में, ATM को टॉर। अरे सर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिल रहा होगा ना, अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या मिल जाएगा, अगर मैं ये देखूं, ये देखना 152 mm ऑफ Hg दिया है बेटा, मुझे बताना कितना ATM होगा, 152 mm ऑफ Hg दिया है, कितना mm होगा, कितना mm होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। 152 mm होगा तो कितना mg, कितना ATM होगा। प्रेशर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, mm ऑफ Hg दिया है सर, 1 ATM से इधर आने के लिए क्या करेंगे, 760, तो जाते टाइम क्या करेंगे, 152 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 152 को कितने से डिवाइड कर देंगे, निकालो कितना हो जाएगा, 152 को कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा, 152 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 760 से। आप देखोगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, और 1/5 को हम लोग कितना ATM लिख सकते हैं, 0.2 ATM, 0.2 ATM। आप देख लो, रिलेशन देख लो, आपको उधर से इधर आना है तो मल्टीप्लाई, इधर से उधर जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं भैया। आज जो स्पेशली सिखाना चाहता हूं यही सिखाना चाह रहा हूं कि भैया ये कन्वर्जन आपको आ जाए, मेरे लिए सबसे आसान सी चीज हो जाएगी, फिर आप कल से क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं।
हो जाएगा, श्योर हो? अभी रुक जाओ, अभी एक क्वेश्चन और दूंगा ना, क्वेश्चन क्यों टेंशन ले रहा है? ये देख लो, मैंने बोला एक प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, बार भी खूब आता है, बार भी खूब आ रहा होता है। बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल्स हो जाता है, या फिर इसी को लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख देते हैं 0.987 एटीएम। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, बार और एटीएम ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है। बार और एटीएम ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, बार और एटीएम क्या होता है 1 और 0.987 ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। इवन देख लो इससे पहले वाले में क्या लिखा है, 1 एटीएम और 1.013 एटीएम, 1 एटीएम और 0.13 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। 1 बार और 1 एटीएम को ऑलमोस्ट बराबर लेके चलते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप क्या करोगे, बराबर भी ले सकते हो, और नहीं तो अगर देखना ऑप्शन में देख लेना, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो बराबर मत लेना फिर, अदरवाइज ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, हो जाएगा, श्योर हो? अब सर सारे कन्वर्जेंस लिखे हुए हैं आपके पास, सारे कन्वर्जेंस लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप तैयार हो जाओ, अपना अपना पेन एंड पेज लेके, और इस क्वेश्चन का कन्वर्जन करके दिखाना। इस क्वेश्चन का कन्वर्जन करके दिखा दो मुझे क्या होगा अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके आता हूं। अगर मुझसे किसने इस क्वेश्चन को पूछ दिया, अगर ये दे दिया गया, ध्यान से देख लो, अगर मुझसे ये दिया गया 76 mm ऑफ Hg दिया गया है, कितना एटीएम, कितना बार, कितना पास्कल, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 76 mm ऑफ Hg दिया गया है, 76 mm ऑफ Hg दिया गया है, 76 mm ऑफ Hg दिया गया है। कितना हो जाएगा, 76 mm ऑफ Hg है, कितना हो जाएगा, क्या होगा, कितना एटीएम आएगा, आप खुद सोचो ना। अभी क्या कर रहे थे, 1 एटीएम से मल्टीप्लाई करोगे 760 से तो क्या आएगा, एम ऑफ Hg। उल्टा आना है तो क्या करोगे, उल्टा आना है तो क्या करोगे, उल्टा आना है तो क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। 1 एटीएम तो ये कितना आ जाएगा, इसमें मैं कितने से डिवाइड कर दूं सर, 76 बाई कितना कर दूं, 720 कर दूं, सॉरी 760 कर दूं, 76 बाई 760 कर दूं, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 एटीएम। और एटीएम से बार में जाना है तो आपको क्या कर देंगे, 1.013 बार कर देंगे। और अगर पास्कल में जाना है तो आपको कुछ नहीं, इसी के आगे कितना लगा देंगे हम लोग, 10 की पावर 5 पास्कल लगा देंगे, आंसर आ जाए। यही होगा शायद, यही होगा। तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करते रहो, इसके हिसाब से उठा उठा करते रहना। कन्वर्जन ऑफ प्रेशर आना चाहिए, इतना काफी है। प्रेशर के गैस के यूनिट्स आपको गैसियस पैरामीटर्स पता चल गए, गैसियस पैरामीटर्स पता चल गए, और गैसियस पैरामीटर्स में आप सबने देख लिया कि हाँ भाई मेरे पास प्रेशर का कन्वर्जन हो गया, मेरे पास टेम्परेचर का कन्वर्जन हो गया, टेम्परेचर का कन्वर्जन हो गया। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम लोग देख लेंगे। जैसे ये दिया गया है, एक नंबर है जो आपको मतलब मॉड्यूल्स में या कहीं कहीं मिल जाएगा, ये देख लो, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये सब नोट करके पॉइंट डाल देता हूं, नोट करके एक पॉइंट डाल देना, नोट करके एक पॉइंट डाल देना कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ गैस, अगर 1 ml ऑफ गैस मिल जाए, 1 ml ऑफ गैस मिल जाए, 1 ml ऑफ गैस हो जाए, अगर 1 ml गैस हो जाए तो उस केस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो कुछ नहीं, 1 ml में कितने पार्टिकल्स होंगे, तुम खुद समझदार हो। 22,400 ml में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 की पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही होता है ना फॉर गैसेस, यही होता है। तो सर 1 ml में कितने हो जाएंगे, अब इसका डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, बस ये जो नंबर लिखवाया जा रहा है बस आपका टाइम पास है और कुछ नहीं। इसको किससे डिवाइड कर देना, 22,400 से। इस नंबर को एक नाम देते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते हैं, एंड दैट इज नोन एज लोसिमिडिट नंबर। क्या नाम रख देते हैं, लोसिमिडिट नंबर। ये कुछ नहीं, एक नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है किसके, 2.688 इन 10 की पावर 19 गैस मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ml में। 1 ml गैस में, 1 ml गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, देख लेना अपने पास। 1 ml गैस मॉलिक्यूल्स को बात करें तो इसके ऊपर एसटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो रही होगी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लेके रटना मत बैठ के, ये बस बता रहा हूं कि यार ऐसे ऐसे चीजें हो रही होती, इस तरह से मेजर करते हैं। ये देख लो, अगर मुझसे कोई पूछ दे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हम लोग मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट
मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, एक होता है मैनोमीटर, एक होता है, दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, एक होता है मैनोमीटर और एक होता है बैरोमीटर। दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम लोग। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो इसको मैनोमीटर और दूसरे को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। मैनोमीटर और दूसरे को क्या बोल देते हैं, बैरोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर साइंटिस्टिक जैसे मेजर करते हैं तो मैनोमीटर बैरोमीटर में मेजर करते हैं। दूसरा सर एक होता है लिक्विड के कारण प्रेशर, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कुछ प्रेशर है, देखो एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर है और एक होता है लिक्विड है। जैसे हमारे मैंने क्या बोला कि मेरे ऊपर अभी से लेके, जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर से लेके एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर तक जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसको क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा, कोई लिक्विड है, ध्यान से देखना, कोई लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है, तो लिक्विड की ये मान लो अपने पास h हाइट है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या हो जाता है, इस लिक्विड की डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इज नथिंग, क्या दिया गया है, रो दिया गया है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, सुनना, अगर मान लो इसका एरिया ए दिया गया है, इसका एरिया क्या दिया गया है, ए है, इसका एरिया क्या है, ए है। ध्यान से देखना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा सर, ये क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड या स्टैटिक लिक्विड, ठहरा हुआ लिक्विड है। याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी लिक्विड के कारण नीचे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा, कैसे निकालोगे, तुम सब लोग समझदार हो, प्रेशर कैसे निकालते हैं, तुम सब लोग समझदार हो, बताओ प्रेशर कैसे आएगा। प्रेशर इज नथिंग, फोर्स अपॉन एरिया होगा, क्या फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स कितना लगेगा, एक बात बताना, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज नथिंग मास इनटू mg डिवाइड बाय एरिया। सर mg कितना होगा, मास कितना होता है, मास कितना होता है सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट इंटू जी लिख सकता हूं, देख लो, डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल। याद रखिएगा किसी भी डेंसिटी का अगर कोई लिक्विड है, h हाइट का अगर कॉलम है, देख लो अपने पास, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी एच होगा। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब आपको फिजिक्स में पढ़ चुके हो, h मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड, जितना भी हाइट होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर लगाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई लिक्विड लगाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब जितना लिक्विड के अंदर चलते जाओगे ये प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रीजन था, जो अभी आप सबने पढ़ा सुना होगा कि टाइटैनिक देखने के लिए लोग जा रहे थे, प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, ये प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली सब कुछ फोड़ फाड़ देगा। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जितना पानी के अंदर जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी, उसकी जी और उसकी हाइट पे। जितना अंदर घुसते जाओगे उतना अंदर आपको क्या लगता जाएगा, रो जी एच लगता जाएगा, तो ये प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर के अंदर देख लो, आज हमने सारे के सारे गैसियस पैरामीटर्स पढ़ लिए, गैसियस पैरामीटर्स पढ़ लिए कि सर गैसियस पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये पूरा का पूरा, जो लोग बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं, प्लीज बेटा समरी लेक्चर अपलोड हो चुकी है मोल कॉन्सेप्ट की, आप रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें, जैसे ये कोई भूल चुका है कि सर एवोगाड्रो नंबर क्या होता था, ये सब कुछ उधर बताया जा चुका है, उधर रिवाइज कराया जा चुका है, ठीक है। तो ये छोटी चीजें देख लेना। फिर किसने बोला कि सर टेम्परेचर स्केल में, एक याद रखिए ना, एक टेम्परेचर स्केल में नोट करके एक पॉइंट और याद रखना, जो टेम्परेचर, चाहे अभी से फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, टेम्परेचर हमेशा क्या लेना है, केल्विन में लेना है। कोई भी कैलकुलेशन करोगे, आज कल जब भी कैलकुलेशन करोगे, हमेशा क्या करोगे, आप केल्विन में लोगे। टेम्परेचर अगर मैं इसी नोट में लिखता चला जाऊं, अगर मैं इसी नोट में ऐड करूं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया ना। ये देखो, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन स्केल इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल। आपको हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना है, केल्विन स्केल का यूज करना है, क्योंकि अगर आपने डिग्री सेल्सियस से पुट कर दिया तो आपका आंसर पूरा बर्बाद आ जाएगा। इवन जैसे आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम सबको पता चल जाएगा
केल्विन स्केल में जो होता है ना, केल्विन का जो स्केल होता है, केल्विन का जो स्केल होता है वो शुरू कहां से होता है सर, ये 273 केल्विन, ये क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अगर अपने पास बात करें तो ये कितना होगा 373 केल्विन, इसको क्या बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नॉर्मली ये स्केल इतना ही बड़ा होता है, लेकिन हाँ इसके स्केल को अगर मैं चाहूं तो पीछे भी लेके जा सकता हूं, इसके स्केल को मैं चाहूं तो पीछे भी लेके जा सकता हूं, पीछे भी लेके जा सकता हूं। लेकिन याद रखना सर 0 केल्विन, 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। ये 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो, या फिर हम बोल देते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखना 0 केल्विन ओके नहीं है वो, ध्यान रखना, कल से ऐसा मत बोल देना कि सर ओके लिखा है आपने, 0 केल्विन है, ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो। याद रखना ये इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर। क्यों भाई, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे आ गए, क्योंकि 0 केल्विन पे सीधा सा बात है सब कुछ टेम्परेचर 0 केल्विन, सोच रहे हो टेम्परेचर तुम्हारा माइनस 0 केल्विन का मतलब कितना हो गया, 0 केल्विन का इतना मतलब कितना हो गया, ये सोच लो इतना डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में, -273 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में। सर 0 केल्विन टेम्परेचर होने का मतलब आपका थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, शुरुआत में क्या पढ़ा था, थर्मल एनर्जी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तुम्हारा कम होता गया, कम होता गया, थर्मल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सर एक टाइम आएगा सर 0 केल्विन मतलब थर्मल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, मतलब तुम्हारा बॉडी के अंदर का कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, सारी मूवमेंट 0 हो चुकी है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ 0 हो चुका है। सर सोच रहे हो ऐसा कभी हो पाएगा क्या, ऐसा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। -273 मतलब किसी बंदे को मारना है तो क्या करोगे सर, मारने के लिए कुछ नहीं करना, साइंस पढ़ा हुआ आदमी जरूर थोड़ा मारने के लिए हाथ ज्यादा वो यूज करेगा, वो क्या करेगा किसी आदमी को उठा के 0 केल्विन पे डाल दो, उसके अंदर के सारे मॉलिक्यूलर मोशंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल के मोशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप देखोगे सारे मॉलिक्यूल के मोशन क्या हो जाएंगे, 0, ये देख लो ना अपने पास, एट एब्सोल्यूट 0 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है टकराएगा ही नहीं, क्या ही बनाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, V0। याद रखिएगा कभी भी एब्सोल्यूट स्केल पे मतलब केल्विन स्केल पे, केल्विन स्केल पे 0 पॉसिबल नहीं है तो निगेटिव तो कभी टेम्परेचर पॉसिबल होगा ही नहीं, निगेटिव टेम्परेचर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। सबसे लोएस्ट स्केल जो पॉसिबल है, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, 0 केल्विन। अब इसके बाद जितने भी गैसेस के पैरामीटर्स हैं, जितने भी गैसेस के वो हैं, ये सारा कुछ हमने फिनिश कर लिया है, जितने भी हमने चीजें थी वो सब कुछ हमने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, आज के लिए गैसेस पढ़ लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, तो आज हम लोग एक सिंपल सा, आज हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत कुछ आने वाला है। आज सब कुछ फिर से आपको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में रिवाइज कर लीजिए, मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है कि गैसेस स्टेट इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, दूसरा इस चैप्टर के अंदर पैरामीटर्स क्या है, गैसेस के अंदर क्या क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, प्रेशर आएगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में कौन सा स्केल लेंगे, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, कौन सा स्केल लेंगे, ये सब कुछ आ चुका है। कल इसका एप्लीकेशन शुरू होगा और कल से सरदर्द शुरू हो सकता है, तो प्लीज जो भी पढ़ने वाले लोग हैं प्लीज आप पढ़ के आइए। आप सब लोग सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या है वो बताते जाइए कि सर मैं सॉलिड हूँ, लिक्विड हूँ, गैस हूँ, किस तरह से आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं यही बताते जाइए। 11th की जर्नी कैसी रही यही बताते जाइए, कमेंट करते टाइम कमेंट करते जाइए और फीडबैक देते जाइए, क्योंकि आपका प्यार हमें उसी तरह से दिख पाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग कोशिश करो, चैप्टर ईजी होगा ये इस बात की गारंटी है, लेकिन हाँ पहली क्लास में आज सबके लिए इजी है, कल की क्लास में जैसे प्रेशर का कन्वर्जन आएगा तो वहां पे किसी को सरदर्द हो सकता है, फिर अगली क्लास में जो आगे पढ़ते जाएंगे वो सरदर्द पॉसिबल होता जाएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डेली का डेली रिवीजन कीजिए। आज कोई भी डीपीपी नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं आप मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। कल जब हम इसी टाइम पे मिलेंगे तो कल बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, और कल कल की क्लास में आने के लिए बेसिक ग्राफ, प्लीज बेसिक ग्राफ्स रिवाइज करके आइएगा। मैं आपको होमवर्क में देता हूं, मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स के ग्राफ है ना, बेसिक मैथ्स के जो ग्राफ है, बेसिक मैथ्स के जो ग्राफ है बेटा आप प्लीज रिवाइज करके आइएगा। बेसिक मैथ्स के ग्राफ रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना भाई,
रिवाइज करना है आपको। कल की क्लास में बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल ये बार बार यूज होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स का ग्राफ रिवाइज करके आना है, ट्राई करना है। कल से मॉड्यूल के होमवर्क भी मिल जाएंगे, डीपी के भी होमवर्क मिलने शुरू हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और हाँ भाई, कोशिश करते हैं अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई पे फोकस करने के। ओके, तो अब ये चैप्टर शुरू हो चुका है, अब ये चैप्टर आपके साथ लंबा खींचेगा, 1-2 वीक्स 3 वीक्स तक हमारे पास जाएगा। तो ट्राई करते हैं, मिलते हैं, और ढेर सारा प्यार ऐसे ही बरसाते रहते हैं, स्पैमर्स को भी प्यार देते रहते हैं। ओके, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, चलो बाय बाय, गुड नाइट। सबको फिर से ढेर सारा प्यार गुरु पूर्णिमा के रूप में, और बहुत सारा आशीर्वाद। नीट 2025 हमारा होगा।